हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो व्याकरण से रिलेटेड है। इसमें सारी ही समस्याओं को व्याकरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन सबको ध्यान में रखकर ये प्रश्न पत्र ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी के लिए उपयोगी होगा और सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो को एक बार लास्ट तक देखेंगे तो मैं समझती हूँ आपके जितने भी व्याकरण संबंधी जो भी प्रॉब्लम है कम से कम आधी तो खत्म हो ही जाएंगी और स्वर व्यंजन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी के सारे डाउट आपके तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर दिया करें, साथ ही अपना कमेंट ज़रूर शेयर करा करें। सभी से निवेदन है कि अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। और तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर बताना है। ऑप्शन है आ है, ई है, ओ है और ऊ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमको मूल दीर्घ स्वर बताना है कि जो नहीं है। तो आ एक मूल दीर्घ स्वर है, ई है और ऊ है। ये तीनों ही जो है मूल दीर्घ स्वर माने जाते हैं। और जो ओ है वो संयुक्त दीर्घ स्वर गिना जाता है। इसे संयुक्त दीर्घ स्वर माना गया है। ओ, औ और ए और ऐ ये संयुक्त स्वर हैं। तो आंसर हो जाएगा ओ सही, यानी कि सी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं पूछा है कितने प्रकार की होती हैं, वही बताना है। ऑप्शन है 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं और हैं 6। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, साथ ही इसकी एक्सप्लेन भी दिया हुआ है। अगर कहीं डाउट होता है तो वैसे तो मैं खुद ही बताऊंगी, लेकिन साथ में हमने इसका एक्सप्लेन भी ऐड किया है। तो आप अपना एक्सप्लेन कभी भी वीडियो को अगर क्वेश्चन भूल भी जाते हैं तो वीडियो को खोलकर तुरंत अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आंसर है इसका 2 सही, यानी कि ए। हिंदी में जो ध्वनियों का प्रकार है मूल रूप से 2 ही हैं। दो प्रकार की ध्वनियों को ही इसमें शामिल किया गया है। एक है स्वर और दूसरी है व्यंजन। ये आप देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की ध्वनियों से ही हमारी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण रचा गया है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा है। प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर पूछना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2 हैं और 3 हैं, 5 हैं और हैं 7। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 सही। मात्रा के आधार पर जैसे अगर क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर होता है तो उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। अगर दीर्घ स्वर होता है तो उसमें 1 मात्रा से अधिक यानी कि 2 मात्राओं को समय लगता है। और 2 मात्राओं से अधिक जिन स्वरों में प्रयोग होता है, जिन स्वरों में समय लगता है, उनको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 बताया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का एक उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि ओम। इसमें है ना, देखने को तो ये स्वर माना जाता है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो कि बोलने में थोड़ा सा ओ ऐसे करके बोलते हैं, तो इसमें मात्राओं की जो संख्या होती है वो 2 से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे प्लुप्त स्वर बोला गया है। आंसर हो जाएगा सी सही। सी है, हाँ बी सही है। आंसर हो जाएगा बी सही, यानी कि स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, जिन्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है। जिन लोग वीडियो को पूरा देख लेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ उनके व्यंजन संबंधी सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि जिन्हा के आधार पर स्वरों को कितने भेद किए गए हैं, देखते हैं। ऑप्शन है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं और हैं 6। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि 3। देखते हैं कौन से हैं यहाँ पर। जिना के आधार पर स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। यानी कि जिना के आधार पर जब हम अपने वाक्यों को उच्चारित करते हैं तो जहाँ से जिना टकराती है, जहाँ से शब्द उच्चारित होता है, उसी के आधार पर इस स्वरों को भेद किए गए हैं। तो 3 प्रकार से स्वरों के भेद होते हैं जिना के आधार पर। एक तो स्वरा, जब उन शब्दों को हम बोलते हैं जो जिनसे हमारी जो जिना है वो आगे का भाग टकराता है तो उसे अग्र स्वर बोलेंगे। जिसमें मध्य में टकराता है उसे मध्य स्वर बोलेंगे, और जो लास्ट में यानी कि बाद में टकराता है उसे पश्च स्वर बोलेंगे। तो इसी आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत बार आता है एग्जाम में। इसके बाद हम देखेंगे एक से अधिक वर्डों के मेल को कहते हैं
जिन सब जहाँ पर एक से अधिक वर्ड मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर है व्यंजन। तो यहाँ पर वर्ड पूछा है, एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं या फिर व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा व्यंजन, यानी कि डी सही। व्यंजनों में क्या होता है कि एक से अधिक वर्डों का प्रयोग होता है, जैसे का के साथ हम दो वर्डों का प्रयोग करते हैं, का और अ, फा और अ। इस प्रकार से व्यंजन हो जाएगा कि एक से अधिक वर्डों के मेल को हम व्यंजन कह सकते हैं। इसके बाद है हम देखेंगे ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है। ये पूछा है कि ये जो ध्वनियाँ दी हुई हैं, ये जो व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों का जो उच्चारण है कहाँ से होता है? कंठ से होता है और मूर्धा से होता है, ओष्ठ से होता है या फिर तालव्य से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे जैसे चा छा जा झा किस वर्ग के ये वर्ड हैं। जैसे हमारे इस पर व्यंजनों को 5 भागों में बांटा है। पहला है कंठ, दूसरा है मूर्धा, और तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो 5 प्रकार के भेद किए गए हमारे स्पर्श व्यंजनों के, तो उनमें ये पूछा है कि चा छा जा झा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो हम देखेंगे ये तालु के आते हैं कि कंठ के बाद आता है तालु, तालु के ही व्यंजन है चा छा जा झा। तो ये सारी की सारी जो ध्वनियाँ हैं वो आ जाती हैं तालव्य की। आंसर हो जाएगा इसका डी सही, तालव्य। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और वे व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न बनता है। हालांकि प्रश्न तो सीधा है, लेकिन शब्दों के इधर उधर जाल को बनाकर प्रश्न को पेश किया जाता है तो समझने में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो उसी को हम समझेंगे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है या स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा या फिर कहते हैं उपसर्ग। आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए सही, यानी कि स्वरों का हमेशा उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा जो है दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन है ई है, ए और ऐ। ये पूछा है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही है। इसमें ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए सही। ए ई है, ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये एक ह्रस्व स्वर है। यह एक ह्रस्व स्वर माना जाता है और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है 4 है। ऊपर भी हमने बताया था, जिसमें आ, ई, ऊ और है री। इस प्रकार से ये मूल 4 स्वर हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं मूल स्वर। तो इसमें पूछा है कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो ई नहीं है, ये एक ह्रस्व स्वर है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा और ई नहीं होगा, ई है। ठीक है, ई, ओनली ई, ऊपर वाला ए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, वो बताना है हमको। ऑप्शन है का, जा, व और य। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो हमारी व्यंजनों का विभाजन है मूल रूप से 5 भागों में किया गया है, जिसमें है स्वर हैं, व्यंजन हैं और उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और आते हैं ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजनों का विभाजन किया है। तो हमें बताना है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का आंसर है सी सही, यानी कि वह। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन माने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा वह सही। इसके बाद हम देखेंगे य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान बताना है कौन सा है। तो अभी हमने बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों में भी आता है कि य, र, ल, व।
यह अलावा अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत भी है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान हमें बताना है तो वो कहाँ से ये निकलता है। तो इसका एक सूत्र है यकु। इसका एक सूत्र है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। सूत्र का नाम है य चू यशानाम ईचू यशानाम ईचू ईसानाम तालु। इसका नाम है ईचू ईसानाम तालु। इस सूत्र को हम समझ सकते हैं। ई से है ई और चा से है चा वर्ग के सारे वर्ड, और दूसरा है या एक इसमें माना गया है उच्चारण में, और शा या और शा या और शा, ये वाला सा है। आप लोग याद रखेंगे कि सा में भी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सा हमारे 3 प्रकार के हैं। तो ये जो इसे बोलते हैं शरीफा वाला या सलगम वाला जो सा है, इसे ही कंठ तालु में आएगा। ये है तालु में ईचू ईसानाम तालु, और आंसर हो जाएगा इसका जो है डी सही, यानी कि तालु। दूसरा है काकल्य वर्ड कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, उसी भाषा को इसमें रखा है कि जो एग्ज़ामिनेशन बनाता है एग्ज़ाम में जिन प्रश्नों को, उसी आधार पर प्रश्नों को रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ ही अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दिया करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपने चैनल को। और साथ ही काकल्य वर्ड पूछे हैं कि कौन सा काकल्य वर्ड है। ऑप्शन है या है, शाह है और है हा है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हा सही, यानी कि सी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और बा। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, ह, श और श। ये तीनों ही प्रकार के जो सा होते हैं वो ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि 8 4 वर्ड होते हैं। ये गलत लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन बताना है। ऑप्शन है हा है, ला है, माँ है और है जा। तो आंसर हो जाएगा ए सही। हा ऊपर हमने बता दिया था ऊष्म व्यंजन में आता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 14। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ड लिपियाँ हैं। ये पूछा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड हैं, यानी कि लिपियाँ नहीं इसे बोलेंगे, कितने कुल टोटल वर्ड हैं या अक्षर हैं। तो आंसर है 30 हैं, 40 हैं, 45 हैं और हैं 52। तो आंसर हो जाएगा 52 सही। 52 वर्डों का उल्लेख मिलता है हिंदी भाषा में। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, संतृप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, या फिर कहलाती हैं पार्श्विक ध्वनियाँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी बी सही। युग्मक ध्वनियों के कहा जाता है जो द्वित्व ध्वनियाँ बन जाती हैं, और उन्हीं ध्वनियों को युग्मक यानी कि एक के योग से बनती है, यानी कि द्वित्व मतलब 2 ध्वनियों के योग से बनी उन्हें युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे वह कौन सा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, महाप्राण है, अंतस्थ है और है अघोष। तो हमने बताया था अंतस्थ ध्वनियों में आता है य, र, ल, व। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 17। प्रश्न है प, फ, ब, भ, म आदि उच्चारण स्थान किस से होता है। आदि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा है, जिसे हम का वर्ग, च वर्ग और है ट वर्ग, त वर्ग
और लास्ट में आता है प वर्ग। इस प्रकार से हमारे जो स्पर्श व्यंजनों के 5 शब्दों का समूह बनाया गया है और उसे एक समूह के नाम से उसे नाम दे दिया गया है। जैसे का से स्टार्ट होने वाले वर्डों को हम क वर्ग में रखेंगे, चा से स्टार्ट होने वाले समूह को च वर्ग में, टा से स्टार्ट होने वाले ट वर्ग में, ता से स्टार्ट होने वाले जो स्वर व्यंजन हैं उन्हें त वर्ग में रखेंगे और लास्ट में आता है प वर्ग। पा वर्ग से स्टार्ट होने वाले 5 जो शब्दों का समूह है उसे प वर्ग बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। प हमेशा ओष्ठ ध्वनियों में आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन है संयुक्त, ऑप्शन है पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ ऑप्शन है जब दो संयुक्त व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या फिर कहते हैं महाप्राण। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। संयुक्त व्यंजन ही कहेंगे, एक या एक से अधिक शब्दों के मेल को उसे संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, बाद में बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ऑप्शन है स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है और है विसर्ग। तो आंसर हो जाएगा इसका स्वर सही। ये सारे के सारे स्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये सारे के सारे स्वर हैं, स्वरों के भाग हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा है, तो उन्हीं ही स्वरों के भाग हैं। तो आंसर हो जाएगा ए सही, स्वर। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन बताना है। तो आंसर ऑप्शन है श है और ता था दा धा है, टा ठा डाढ़ा है या फिर है चा छा जा झा। तो आंसर हो जाएगा ए सही, यानी कि शा और शा जो है ये उस व्यंजनों में रखे जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अघोष व्यंजन कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं या फिर कहते हैं महाप्राण। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। अघोष व्यंजन जो हैं वो केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 22। प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो ऊपर हमने बताया था इन्हें संयुक्त अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी सही, सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से घोष वर्ड कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ड बताना है। घोष और अघोष अभी ऊपर बताया था और उसी में से पूछा है कि घोष वर्ड कौन से हैं। तो चा है, टा है, चा है, का है, टा है और है जा, 4 वर्ड हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जा सही, जा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? तो पापा बाबा हमने बताया था। यहाँ पर स्वरों को पूछा है कि स्वर ओष्ठ स्वर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऊ सही। ओष्ठ, ऊ हमेशा ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ड है, तो आंसर हो जाएगा ऊ सही, यानी कि डी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? जो अनुस्वार है वो किस रूप में प्रयोग होता है हिंदी वर्णमाला में और क्या कार्य है इस अनुस्वार का? ऑप्शन है विसर्ग का है, चंद्रबिंदु का है, पंचम वर्ड का है या फिर स्वर का है। तो आंसर हो जाएगा इसका पंचम वर्ड हमेशा जो है अनुस्वार काम करता है। आंसर हो जाएगा सी सही, कि किसी शब्द के पंचम अक्षर को ही हम अनुस्वार कहते हैं। किसी शब्द के नहीं, किसी भी वर्ग समूह के जो वर्ड व्यंजन होते हैं ना, इस स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हुए हैं, उन्हीं किसी भी वर्ग का जो भी पंचम अक्षर होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है,
लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिन रूपों में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है लिपि कहते हैं, स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या फिर कहते हैं व्यंजन। तो आंसर हो जाएगा ए सही, लिपि ही कहेंगे। जिन व्यंजनों के आधार पर हम अपने शब्दों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे लिपि ही कहा जाएगा। इसके बाद प्रश्न है 27। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन है आ है, ए नहीं, ए है, ऐ है, ऊ है और है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे ओ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऊ सही। ऊ हमेशा संयुक्त स्वरों में नहीं शामिल होता है। सी सही आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से है कौन सा अल्पप्राण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है क, ग, घ और ठ। तो अल्पप्राण बताना है। अल्पप्राण जो व्यंजन हैं उनको हमें पहचानने के लिए एक सूत्र है, वो है किसी भी वर्ग का अल्पप्राण व्यंजन वो होते हैं कि उसका किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर ये आते हैं अल्पप्राण व्यंजन में। पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर किसी भी वर्ग के होते हैं, उसे पंचमा अक्षर कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ग समूह है जिसमें सारे के सारे महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, वही बताना है। तो ऑप्शन है हमारे, आंसर हो जाएगा इसका खा, छा और ठा। यानी कि पहला सही है, खा दूसरा है, चा और छा भी दूसरा और ठा भी दूसरे वर्ग का है। महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे तीनों वर्ड दूसरे वर्ड हैं किसी वर्ग के। तो इसी आधार पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट और 30 प्रश्न है ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और ऐ जो वर्ड हैं उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन है नासिक कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे या फिर कंठ तालु कहेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा डी सही, कंठ तालु की श्रेणी में आता है। इसका एक सूत्र है अकुह विसर्गीय नाम कंठा, विसर्गीय नाम कंठा। इस प्रकार से हम इसके आधार पर मतलब सूत्र के आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। तो आज इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं उनको समझाएंगे। थैंक यू। जुड़े रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से।